नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। कहा जाता है कि अगर किसी भी चीज को खत्म करना हो तो उसे जड़ से खत्म करो, और सूबे के सीएम नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की ठान ली है। और शायद यही वजह है कि वो जड़ पर प्रहार करना शुरू कर चुके हैं। पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचारियों की पहचान करने के बाद अब बिहार पंचायत चुनाव में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों को चुनाव से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया गया है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी करते हुए भ्रष्टाचार सहित 11 मामलों से जुड़े लोगों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक अगर कोई केंद्र या बिहार सरकार या स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त संस्था में काम करने वाले हों या फिर कदाचार के कारण सेवा से मुक्त कर दिए गए हों तो ऐसे लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में यह तो तय है कि अगर भ्रष्टाचार के जड़ पर इसी तरह चोट मारा गया तो जल्द ही सूबे में भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम किया जा सकेगा, या यह भी मान लीजिए कि खत्म किया जा सकेगा। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ असित नाथ तिवारी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ ओम प्रकाश भुवन जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। और इसके अलावा अरविंद निषाद जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता। और सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर रवि उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई में यह माना जाए कि मुख्यमंत्री मिल रही है के इस पहल के बाद अब चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उससे भ्रष्टाचार, करप्शन के रूट पर हमला किया जा सकेगा? आपका सवाल किससे था? देखिए, आवाज बहुत क्रैक हो रही है। रवि उपाध्याय जी से मैं पूछ रहा हूं कि रवि उपाध्याय जी, इस फैसले से भ्रष्टाचार पर और करप्शन के रूट्स पर किस हद तक प्रहार किया जा सकेगा? देखिए, निश्चित तौर पर यह जो पंचायत चुनाव को लेकर के जो फैसला आया है जी, वो बहुत ही सराहनीय है और ये बेहतर है। और इससे भ्रष्टाचार की जड़ पर जो आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर उस पर जो है सो प्रहार हुआ है और ऐसे लोगों को डिबार कर दिया गया है। ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये देखिए, ये कोई नहीं है कि भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, कोई सेवा में है या किसी तरह का। ये एक बहुत बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज भी है कि नीतीश सरकार, नीतीश गवर्नमेंट क्या चाहती है और सरकार क्या चाहती है और सरकार किस दिशा में बढ़ना चाहती है। तो यह एक बहुत अच्छी पहल सरकार की मानी जाएगी और उसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है बहुत ही सराहनीय है। जी चलिए, असित नाथ तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि विपक्ष में आप विपक्ष के नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, तो क्या यह माना जाए कि मुख्यमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस अपनाएगी, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, माना जाए कि वाकई उन्होंने रूट्स पर प्रहार करना शुरू कर दिया है? देखिए, कुछ कानून बने हैं निश्चित तौर पर, और कुछ जो एक्शन हुए हैं वो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य हैं, लेकिन बड़ी सतही कार्रवाइयां हुई हैं और बहुत ही सतही बातें हुई हैं, जिससे कि मीडिया में फुटेज ठीक ठाक मिल जाए और अखबार में 2 कॉलम 3 कॉलम की खबरें बन सकें। सच्चाई क्या है? इनकी सरकार में एक मंत्री हैं राम सूरत राय, रवि उपाध्याय जी यहां बैठे हैं, इनको खूब याद होगा। इनकी सरकार की मंत्री ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, विभाग में काम करना आसान नहीं है। देखिए, उनकी इस पीड़ा को समझने की जरूरत है। यही सच्चाई है। नीचे से ऊपर तक एक ऐसा चेन बना हुआ है, एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन जिसको तोड़ना आसान अब नहीं। आपने राम सूरत राय के आधे बात को रखा, आपने ये नहीं बताया कि उन्होंने किस तरह से एक अनोखी शुरुआत की है कि अपने डिपार्टमेंट में जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको अपनी सैलरी से एक प्राइज के तौर पर कुछ देने की बात कही है। तो इसका भी जिक्र करते तो शायद और अच्छा लगता। दोनों अलग अलग बातें हो गई ना, दोनों अलग अलग बातें हो गई है ना। करप्शन पर आप चर्चा कर रहे हैं ना, तो बात तो करप्शन, ये भी तो करप्शन को खत्म करने के लिए ही इस तरह की शुरुआत की गई है। आप बिल्कुल बात कहिए, करप्शन है ये मानते हैं, लेकिन करप्शन को खत्म करने के लिए जो जो चीजें की जा रही हैं, क्या उसकी तारीफ नहीं की जानी चाहिए? हाँ,
मैंने अपने पहले सेंटेंस में आपको क्या कहा था, पहले ही हमने शुरुआत इसी बात से की है कि कुछ एक्शन वाकई काफी अच्छे हुए हैं, कुछ कानून भी अच्छे बनाए गए हैं जी, लेकिन बहुत ही सतही बातें हो रही हैं और ये सिर्फ मीडिया में फुटेज पाने की कुछ कोशिश भर है, क्योंकि जब खुद मंत्री कह रहा है कि करप्शन की जड़ें बहुत गहरी और बहुत मुश्किल समय है, चुनौतियां बहुत सामने हैं, तो मंत्री की स्वीकारोक्ति है ना, कोई विपक्ष का आरोप तो नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पूरे चेन को, पूरे सिस्टम को तोड़ने की जरूरत है, वहां प्रहार करने की जरूरत है जो नहीं हो पा रहा है। चलिए अरविंद निषाद जी जवाब देंगे आप असित नाथ जी के सवाल का और जो आरोप उन्होंने लगाए उसका। देखिए, सिलसिलेवार बिंदुवार मैं जवाब देना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो सरकार के इस निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं और सरकार ने बहुत ही बेहतर कदम उठाया है, जिससे पंचायत चुनाव लड़ने वाले लोगों में स्पष्ट संदेश गया है। साथ ही कानून बनाना सरकार का दायित्व है, सरकार का काम है। इसके पहले अंग्रेजी जमाने से हत्या, लूट, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों के खिलाफ कानून बने, लेकिन आज तक इन अपराधों में लोग संलिप्त पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि सरकार सख्ती से पेश आना बंद कर दे? क्या हम कानून बनाना छोड़ दे? क्या हम लोगों को अवेयर करना छोड़ दे? क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारा अभियान है चलाने का, उस अभियान चलाने का हम अपनी जिम्मेवारी छोड़ दे? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के बीच चेतना भरेंगे, हम लोगों के बीच जागरूकता चलाएंगे और जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी, होते रही है, आगे भी होगा। साथ ही लोगों में इस बात के लिए हम याद किए जाएंगे कि नीतीश सरकार जो कहती है वो करती है, कफन में जेब नहीं होता, इस बात को याद रखना पड़ेगा। चलिए ओम प्रकाश भुवन जी, ये तो पंचायत स्तर की बात हो गई, लेकिन आरोप ये भी लगते रहे हैं कि डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार है। कई ऐसे अधिकारी कह लीजिए या नीचे स्तर के कर्मचारी कह लीजिए, घूस देना आम बात है, बिना घूस के कुछ काम नहीं होता। तो उन पर लगाम लगाने के लिए भी आने वाले समय में सरकार कोई रणनीति बनाएगी? देखिए, एक बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देने के लिए केवल एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि कांग्रेस के सरकार में 13वें वित्त आयोग में 5 साल में 65,000 करोड़ रुपए इस देश में बजट बनाए गए। 5 साल में 65,000 करोड़। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 15वें वित्त आयोग में एक साल में 2020-21 में 65,000 करोड़ दिया। मनरेगा जो एक छवि बन गई थी भ्रष्टाचार की, वो एक अलग डिबेट हो जाएगा। मनरेगा का बजट इस देश में कांग्रेस के राज में जो कहती है कि हमने दिया 33,000 करोड़ होता था। आज प्रधानमंत्री जी ने एक साल में 1,02,000 करोड़ रुपया दिया। यह आंकड़ा मैंने इसलिए दिया कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और उनके मार्गदर्शन में बिहार में चल रही सरकार आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो बहुत सारा अपना फोकस का केंद्र बनाए हुए पंचायत को, इसमें कहीं लीकेज कैसे रोका जाए और इस लीकेज को रोकने के लिए कहीं ना कहीं आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अभी कांग्रेस के मित्र जो कह रहे थे उनके बात से ही लग रहा था कि भ्रष्टाचार को सिस्टम ही मान रहे हैं कि इससे लड़ना संभव नहीं है। इनके प्रधानमंत्री जी भी पहले बोल चुके हैं, कई नेता बेल पे भी हैं। आपने जो सरकारी सिस्टम की बात कही कि सरकारी सिस्टम भी कहीं ना कहीं सहभागी होता है, मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। लालू प्रसाद जी पे चारा घोटाला का आरोप लगा, लेकिन साथ ही साथ श्याम बिहारी सिन्हा भी गए थे, बहुत लोग गए। ये मुखिया, हमारी सरकार बहुत स्पष्ट मानसिकता के साथ है। मुखिया चूंकि चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, अगर उसने कुछ गड़बड़ की है कानून अपना कार्रवाई करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जहां आपका इशारा था, जो भी ब्यूरोक्रेसी के लोग भी अगर फंस रहे होंगे, यह सरकार किसी को नहीं बचाने जा रही है। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति पे चलने वाली है, क्योंकि हमारा अंतिम फोकस जो है गांव, गरीब और किसान है और उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। उस बीच में जो भी रोड़ा बनेगा, जो भी लीकेज करेगा, वो कानून उसको अपने अनुसार सजा देगा।
चलिए रवि उपाध्याय जी, ये तो बात हो गई पंचायत स्तर की, लेकिन जिस तरह से निषाद जी हो या ओम प्रकाश जी हो ये बात कह रहे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो बातें हो रही हैं अब पंचायत से ऊपर भी उठनी चाहिए? सिर्फ पंचायत या सिर्फ अधिकारी या कर्मचारी ही क्यों? नहीं, ये देखिए सब ठीक है, नीतीश कुमार जी का जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के, यह हम इसको बार बार फिर कह रहे हैं आपको, और यह सराहनीय बात है जी। तो यह सिर्फ पंचायत लेवल पर ही नहीं है, ये आप देखिएगा हर जगह बिहार में आप देखिएगा अलग अलग विंग बनाया गया है, SUV है, फिर वो आपको निगरानी विभाग है, तो अलग अलग विंग बना करके वो काम होता है। अब देखिए जादू की छड़ी तो ऐसा है नहीं किसी के पास कि वो ऐसे ऊपर से नीचे किया और वो पूरा क्लीन, जो उतने दिनों से वो जकड़न है, और वो सब लोग अभी देखिए कांग्रेस के मित्र ही कह रहे थे कि वो मंत्री ने ये कहा, और सब लोग एडमिट भी कर रहा है कि है, तभी तो इसकी सफाई के लिए बृहद पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, और सरकार स्टेप बाय स्टेप देखिएगा हर जगह इसको ठीक कर रही है। तभी ये देखिए पंचायत चुनाव में भी इस बात को लाया गया कि अगर पंचायत चुनाव में भी मुखिया प्रतिनिधि या जो भी हैं वैसे लोग लड़ते हैं, दागी छवि के लोग आते हैं, तो फिर वो सिस्टम ही गंदा हो जाएगा। यानी कि रवि जी, जिस तरह से ये माना जाता था कि चलिए कुछ खर्चा करके या कोई अपराध करके किसी को दबा के कुचल के मुखिया बन जाते हैं, और मुखिया बन जाने के बाद से तो लॉटरी लग जाएगी और खूब कमाई होगी, ये ट्रेंड अब खत्म होगा। जी वही, हाँ निश्चित तौर पर ये ट्रेंड खत्म होगा। जैसे दबंग हुए, तो दबंग का सेंस वो नहीं कि सिर्फ वो दबंग अपने बाहुबल से, वो दूसरे तरह से भी दबंग होते हैं, तो वैसे लोग का निश्चित तौर पर आना कम होगा। ये सब जो नॉर्म्स जब फॉलो होगा और ये जब होगा तो निश्चित तौर पर ऐसा होगा। देखिए आप चुनाव में ही देखिए, आप आम चुनाव में देखिए, जिस तरह से जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो किसी भी दल के हों और वो नहीं चुनाव लड़ सकते, उनको रोक दिया गया है, तो ऐसे में ये अच्छी पहल मानी जा रही है। तो उसी तरह से इसमें भी पंचायत चुनाव में भी यह किया गया है। तो यह एक, हमने पहले भी आपको बताया कि बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज भी लोगों के बीच जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक दिन में तो खत्म नहीं होने वाला, लेकिन इसको आप देखिएगा कि ये क्लियर कट मैसेज है, गवर्नमेंट क्या चाहती है और किस नीति को लेकर के आगे बढ़ रही है। चलिए असित नाथ जी, एक चीज तो आप मानेंगे कि सरकार जो है वो चिन्हित कर रही है ऐसे मुखिया को, और सरकार उस तह में घुसने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे उन लोगों को बाहर निकाला जाए, ये पैसे की बंदरबाट कैसे होती है, चाहे नल जल की बात हो या नली गली योजना की बात हो, इसमें जो लोग करप्शन करते हैं उनको पकड़ा जाए, ये बात तो मानते हैं आप? देखिए आपने सोशल मीडिया पर या आपके चैनल पर ही कई बार मैंने देखा है, आपने भी देखा ही होगा, कई बार दिखाया होगा नल जल वाली टंकी को ढहते हुए, गिरते हुए, भर भराते हुए जी। क्या ये 2 4 5 10 जगह की घटनाएं हैं सिर्फ? कि आपको भी क्या सिर्फ 2 4 10 घटनाएं ही याद आ रही हैं? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां से ऐसी 4 5 तस्वीरें आपके पास नहीं आई होंगी और आप लोगों ने दर्शकों को नहीं दिखाया होगा? क्या इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है? आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कार्रवाई अगर इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुई है, इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टों को बचाने के लिए कुछ ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिसमें कुछ छोटे लोग पकड़ में आ जाएं, कुछ वैसे लोग जिन्होंने समय पर या अब तक कमीशन के पैसे ऊपर नहीं भेजे होंगे, बस उनकी गर्दन पकड़ लो। बाकी जो मीनार ढह गए सो ढह गए, सैकड़ों मीनार ढहे, तब तो सैकड़ों लोगों पर रोक आऊंगा सर, आप ही के पास वो आएंगे, सैकड़ों लोगों पर ऐसे मुकदमे होने चाहिए। अब मैं इनका जवाब जरा दे दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के पास जब आप गए तो सवाल भ्रष्टाचार से जुड़ा था, बात उन्होंने कांग्रेस की। वो उस पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने रिश्वत खाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। वो उस पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस पर इन्होंने आप ये आरोप लगा रहे हैं कि घोटाले, सुन लीजिए ना, एक छोटा सा जवाब सुन लीजिए, लेकिन आपने छोटा सा सुन लीजिए और एक मिनट दे दीजिए, कुछ सेकंड दे दीजिए। ये उस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पर कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले का आरोप लगाया, और जब उसकी जांच हुई तो इनकी पार्टी के नेता दिलीप रे को उस मामले में सजा हुई है। दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी के नेता, आप कहने की जरूरत नहीं है। भाजपा हमें सर्टिफिकेट ना बांटे, भ्रष्ट और चोर कैमरे के सामने लेवल पर नहीं जाते हैं। शुरू में ही मैंने कहा कि पंचायती स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, तो हम रहते फिलहाल पंचायती स्तर पर ही हैं, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर कभी फिर से चले जाएंगे। चलिए अरविंद निषाद जी, आप बताइए, जो आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, ये इनकी थोथी दलील है। हमारी सरकार में बड़े बड़े अफसरों पर कार्रवाई की है। तत्कालीन डीजीपी नारायण मिश्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पटना में जो उनका मकान था, उस मकान को सरकार ने अधिग्रहण किया और उस मकान में आज स्कूल के बच्चे खोले गए हैं। मधेपुरा के तत्कालीन डीएम भ्रष्टाचार के आरोप में गांधी सेतु पर पकड़े गए, उनको तात्कालिक रूप से निलंबित किया गया, उन पर विभागीय कार्रवाई हुई। कई ऐसे उदाहरण बड़े अफसरों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ जो रंगे हाथ पकड़े गए रिश्वतखोरी में, ऐसे लोगों पर हमारी सरकार ने कार्रवाई की है। हम सिर्फ कहते नहीं है, करते हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी पार्टी और सरकार काम करती है। हम कांग्रेस जैसे लोग नहीं हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे नहीं, बल्कि सिद्ध हो चुका है जिन पर बलात्कार के आरोप है, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में शामिल लोग, राष्ट्रीय जनता दल, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, उनके साथ इनका गठबंधन है। ये लोग क्या भ्रष्टाचार के मामले में बोलेंगे, जिनका पूरा कुनबा भ्रष्टाचार के आरोप में सजा झेल चुका है। चलिए, इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं पंचायती राज चुनाव को लेकर, क्योंकि इस बार बीजेपी पंचायती राज चुनाव में उतर रही है। अपने उम्मीदवारों को, या फिर यूं कहें उनके कार्यकर्ता अगर चुनाव में उतर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने की बात कर रही है। तो सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। भाजपा के कार्यकर्ता किस तरह पंचायती राज से जुड़े, ये भी हमारा मूल फोकस है। और संगठन ने इस बार निर्णय भी लिया है कि हम जिला परिषद का चुनाव पूरे बिहार में हम लड़ने का काम करेंगे। पार्टी नेतृत्व का पूरा मार्गदर्शन है कि प्रदेश के सभी जिले में जिला परिषद के चुनाव में हमारा समर्थन का उम्मीदवार जिला परिषद में होगा। और सभी जगह संगठन में स्वाभाविक है, क्योंकि सभी लोग विधायक सांसद नहीं हो सकते हैं, तो हमारे जो नेतृत्व है उनका बड़ा स्पष्ट मानना है कि हम पंचायती राज में भी अपने लोगों को पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम करेंगे। चलिए, ओम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वजह तो बता दी, लेकिन क्या, जैसा कि उन्होंने कहा कि सभी जो कार्यकर्ता हैं वो सांसद या विधायक नहीं बन पाते हैं या बन पाएंगे, इसलिए उनको जिला परिषद या पंचायत स्तर पर हम उतारने का काम कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब बीजेपी पूरी तरह से पंचायत में भी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, और इससे क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में अगर आपके कार्यकर्ता या फिर आपके जो पार्टी के लोग हैं वो मुखिया या पंचायत सचिव या कुछ इस तरह के पदों पर जाते हैं? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मानना रहा है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के बिना देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, और सत्ता के विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका जो है पंचायती राज व्यवस्था और उसके प्रतिनिधि हैं। जब तक वो प्रतिनिधि वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध लोग नहीं होंगे, हमारे विचारों के और समाज में काम करने की लगन वाले लोग नहीं होंगे, तो जो आज ये जिस विषय पे आप डिबेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा करप्शन, कहीं कुछ वो आकर्षण, सत्ता का आकर्षण, ये खड़ा रहेगा। इस नाते भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध, वैचारिक रूप से सुदृढ़ ऐसे लोग अधिक से अधिक जनप्रतिनिधि बने। ये समाज के लिए भी, पंचायती राज व्यवस्था के लिए भी, और गांव गरीब किसान के जो मजबूती के लिए जो काम हो रहा है, ये तभी सफल हो पाएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है। मेरे मित्र कांग्रेस के जो एक बोल रहे थे, चूंकि मैं भी नेशनल लेवल पे नहीं ले जाना चाह रहा था, नेशनल लेवल पे ले गए थे, तो मत ले जाइए उसको तो पता नहीं, आप भी जानते हैं कि फिलहाल इसको पंचायत लेवल पर ही रहने देते हैं। ओम प्रकाश जी, फिलहाल इसको पंचायत लेवल पर ही रहने देते हैं। आ जा रहा हूं, रवि उपाध्याय जी से एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं इस पर। रवि उपाध्याय जी, क्या वाकई अब पंचायत चुनाव जो है वो बदलने वाला है, क्योंकि बीजेपी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करने जा रही है, और एक तरफ निर्वाचन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचारी अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या यह माना जाए कि पंचायत लेवल की जो तमाम चीजें होंगी अब बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएंगी, और पार्टियों को इसमें, अगर पार्टियां आती हैं तो उससे क्या असर आपको दिखता है?
देखिए यही बात हम जानना भी चाह रहे थे कि वो मंत्री जी भी कह रहे थे, सम्राट चौधरी, तो हमको क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पंचायत चुनाव में पार्टी वाइज चुनाव लड़ा जाएगा क्या, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है अभी। इसलिए हम पूछना चाह रहे हैं, जानना भी चाह रहे हैं। तो ये ठीक है, वो जो कार्यकर्ता हैं पंचायत स्तर पर उनके जो होंगे उनको वो आगे बढ़ाना चाहते होंगे सो दैट कि संगठन मजबूत हो और वो सत्ता विकेंद्रीकरण और सब जो बात जो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो ठीक है, वो कहने के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पंचायत चुनाव नहीं होगा फिर तो वो बात होगी नहीं, क्योंकि वो फिर देखिए फिर साथ में ये गठबंधन की राजनीति हो रही है। तो फिर जेडीयू क्या करेंगे? अगर मान लीजिए इधर महागठबंधन है तो कांग्रेस लड़ेंगे, आरजेडी लड़ेंगे, तो फिर ये अजीब सी स्थिति हो जाएगी हमारी समझ से। तो यह कुछ न कुछ क्लियर भी इसमें होना चाहिए। तो ये जवाब देने वाली बात है। इसमें एक लाइन बड़ा स्पष्ट है, जो गठबंधन की बात भाई साहब ने की उसके लिए हमारा प्रदेश नेतृत्व और जदयू का प्रदेश नेतृत्व सक्षम है, वो बैठ के आपस में बात कर लेंगे। एक कार्यकर्ता के नाते मैं ये कहने के लिए अधिकारी हूं कि इस लोकतंत्र की रचना में आप देखेंगे, वैसे दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र को हमने केवल विधायक और सांसद बनाने की मशीन समझ लिया, लेकिन लोकतंत्र और राजनीतिक दल के नाते एक वैचारिक लड़ाई भी हमेशा निरंतर चलती रहती है और नीचे तक के सारे प्रतिनिधि कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से किसी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा ये मानना है कि जब वो वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है जी, उसके साथ पार्टी का नाम भी टैग हो जाए, पार्टी भी अपना उसके साथ एक पहचान खड़ी करे। रही बात सिंबल की, तो इस राज्य में ही, अपने ही राज्य में देख लिया जाए, स्थानीय निकाय के एमएलसी का चुनाव, ये शिक्षक एमएलसी का चुनाव, ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव, जितने छात्र इसी पे एक छोटा रिएक्शन ले लेते हैं। अरविंद निषाद जी, नीतीश कुमार की जो पहल है पंचायत लेवल पे भ्रष्टाचार खत्म करने की, इसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन क्या अब सरकार इस पर भी विचार करे कि चुनाव जो है वो पार्टी सिंबल पर हो? देखिए, इस बार तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं होने जा रहा है, लेकिन अगली बार जब ऐसा कोई प्रस्ताव या सरकार कोई ऐसा विचार करेगी तो उस समय हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस बार के पंचायती राज चुनाव में पार्टी आधारित चुनाव नहीं होने जा रहा है। चलिए असित नाथ जी, आपसे एक रिएक्शन ले लेते हैं इसी पर कि क्या वाकई अब पंचायत चुनाव को और पारदर्शिता लाने के लिए इसमें क्या वाकई अब पार्टी को सिंबल देना चाहिए और सिंबल पर ही चुनाव होने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो सामाजिक अध्ययन संस्थान हैं उन संस्थानों को इसकी जवाबदेही देनी चाहिए कि वो इसका ठीक से अध्ययन करें कि दलगत राजनीति में अगर गांवों को बांटा जाए तो उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, और उनके अध्ययन के बाद जो रिपोर्ट आए उस रिपोर्ट के आधार पर कोई फैसला हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पंचायती चुनाव में मुखिया जी पर हंटर चल रहा है और मुखिया जी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको निशाना बनाकर उनकी पहचान कर चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं यह पहल वाकई सराहनीय है, क्योंकि भ्रष्टाचार के रूट पर अगर चोट लगेगी तभी इस सूबे से भ्रष्टाचार हट सकेगा। नमस्कार।